सी यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों को बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। किसी भी मैटर की केमिकल एंड मैकेनिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो हम लोगों को जो बात करनी है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। कुल मिलाकर के 10 मार्क्स की यूनिट है और कई सारे सब पार्ट इसमें मिलेंगे। सबसे पहले बात होगी किसकी? सॉलिड्स की। सॉलिड्स के बाद हम लोग बात करेंगे इसमें लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स में भी दो पार्ट होंगे, लिक्विड एट रेस्ट होगा और दूसरा लिक्विड इन मोशन होगा। देन आफ्टर हम लोग जो बात करेंगे वो गैसेस की बात करेंगे। गैसेस वाली जो यूनिट होगी उसका अलग से नाम होगा, दैट इज KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत छोटा सा पार्ट है। क्योंकि गैसेस के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में भी काफी सारा पढ़ते हैं, तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो KTG में यहाँ पढ़ेंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इतना पार्ट मिलाकर के आप लोगों का 10 मार्क्स का है। ठीक, बिल्कुल अपने आप में एक नया टेस्ट होगा। और जब भी कोई नई चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली जस्ट ए मिनट, कहाँ गए? अरे कहाँ गए भाई हमारे? हैं ये रे, आओ सर, देर मत लगा करो इस चीज को ना, फटाफट जो है पहले से ही अरेंज हो जाएगा करो। यहाँ कॉर्नर में बैठा करो आप, जिससे कि क्लास पे डिस्टर्ब ना हो। और कौन है? आप हैं तो आप भी सर, अगर वहां बैठते हैं तो फिर बीच में चेयर लेंगे, अदरवाइज तो कॉर्नर में बैठेंगे। ठीक है, यहाँ से दिक्कत हो तो थोड़ा सा और पीछे चले जाओ। ठीक है, आप चलो, कोई भी चले जाओ, 4 नहीं बैठे ना। ऐसे तो फिर मैं पूरे 8-10 बच्चों को और एडमिशन दे देता ना, जब 4 ही बैठाने होंगे तो मुझे। जल्दी करो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। कोई भी आ जाओ जल्दी से यहाँ। आपको 10 मार्क्स की यूनिट है जिसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लिक्विड्स जब हमारे रेस्ट में होंगे तो इसे हम लोग लिक्विड एट रेस्ट के नाम से पढ़ेंगे, और जब लिक्विड मोशन में होंगे तो फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, आसान सी चीजें हैं। जब भी कोई नई चीज हमारे सामने आती है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। पहले हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उससे कुछ रिलेटेड फिजिक्स की बातें पढ़ते हैं। जब तक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी तब तक निश्चित सा जो फिजिक्स के एस्पेक्ट्स हैं उनको क्लियर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देखें। बुक अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, सैचुरेटेड है। जितनी भी चीजें यहाँ दे रखी हैं उससे आपका 100% काम चल जाएगा। इसलिए इसको केयरफुली पढ़ेंगे। जहां भी आपको लगता है साथ साथ अंडरलाइन करते रहें। कौन सी डेट में आज क्लास शुरू हुई, डेट आप लोग मेंशन कर लें। पहला एस्पेक्ट आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम लोग ये समझें कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस बेसिकली हैं क्यों। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर जो हम लोगों को मिलती है उनके पीछे रीजन क्या है। सब लोग जानते हैं किसी भी मैटर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन इसकी होती है या तो एटम से होती है। एटम या मॉलिक्यूल के बीच की जो स्पेसिंग है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर के मैकेनिकल एनर्जी का एस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ डिपेंड करता है इस बात के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जो कि एक डेरिवेटिव है टेम्परेचर का कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अकेले टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे तो एक स्लाइट पार्ट डिपेंड करता है, बाकी और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनके ऊपर इनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर इनके पास ज्यादा होगी तो ये जो मॉलिक्यूल और एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगा कि मॉलिक्यूल और एटम्स को दोनों को साथ साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ
कि कई सारी जगह पे जो फॉर्मेशन है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है और कई सारी जगह पे एटम्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को मॉलिक्यूल्स का एस्पेक्ट मिलता है। तो मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर रेंज की। अगर ये डिस्टेंसेस या इंटरमॉलिक्यूलर रेंजेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं तो इनके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, और जब फोर्सेस कम होते हैं तो इनकी रिजिडनेस कंपैरेटिवली कम हो जाती है। किसी भी बॉडी के रिजिड होने के पीछे ये रीजन होता है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने लग रहे हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो सिंपल सा 1/r⁴ से लेकर के 1/r⁹ तक जनरली मिलते हैं हम लोग। यानी माइन्यूट सा चेंज अगर इनके बीच में स्पेसिंग का हुआ तो फोर्सेस में काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। ठीक, इस चीज को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया और ये इस तरीके का एक इसमें स्ट्रक्चर मेरे को मिलता है। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 लोकेशंस हमें शो करनी होती हैं। पहली लोकेशन यहाँ पे है जहां मेरे अट्रैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, तो गैसेस का पोर्शन आता है। जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं यहां मेरे सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स और गैसेस के बीच में यहां पे कहीं लिक्विड्स होते हैं। जहां तक डिस्टेंसेस की बात करें, मॉलिक्यूलर रेंज 10⁻⁹ मीटर ऑर्डर की होती है। अगर मैं 10 × 10⁻⁹ कहता हूं तो ये वाली जगह मिलती है, 5 × 10⁻⁹ कहता हूं तो ये वाली जगह मिलती है, और 3.5 × 10⁻⁹ कहता हूं तो ये वाली जगह मिलती है। आप लोग देखेंगे ये बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट है। इससे नीचे सारे के सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो इसके ऊपर सारे के सारे रिपल्सिव फोर्सेस है। नो डाउट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर 3.5 × 10⁻⁹ से कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये फोर्सेस रिपल्सिव हो जाते हैं, और जैसे ये फोर्सेस रिपल्सिव होंगे तो समझते हैं क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक, तो ये जो पोजीशन है ये नो डाउट क्रिटिकल पोजीशन है अपने आप में। ये पोजीशन नॉर्मली हम लोगों को नहीं मिलती। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की हम बात करें जनरली तभी मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। ठीक, बाकी ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं ये हम लोगों को बिहेवियर में मिल जाती हैं, और ज्यादातर हम लोग यहां तक सिमट के रह जाते हैं 5 × 10⁻⁹। ठीक, ये बात सब लोगों को समझ में आ गई? कहीं को दिक्कत? तो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस का क्लासिफिकेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग के ऊपर होता है। यहीं से एक छोटी सी बात हम लोग और समझना चाहेंगे। चूंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो विद नेगेटिव साइन होगी। ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो विद पॉजिटिव साइन होगी। ठीक, आप लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, F × dr = वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी। यहां से अगर आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर dr। पोटेंशियल एनर्जी को जनरली आप लोग U से डिनोट करते हैं, दैट इज नो डाउट यहां एक माइनस का साइन आप लोग इंटरप्रेट करते हैं कब, जब ये आपके फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, और 99% केसेस में यही होता है। तो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन यू हैव टू गो फॉर -u/dr, आल्सो यू मे राइट -du/dr। यहां से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो डिपेंडेंस है वो ऑलरेडी हम लोग यहां पावर के टर्म्स में दे रखे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक माइन्यूट सा चेंज कितनी ज्यादा एनर्जी में चेंज कर देता है, और उसके बेसिस पे उसकी स्टेट जो है वो एकदम से कैसे चेंज होती है। एग्जांपल के लिए आप आइस का ले सकते हैं। ठीक है, आपने आइस को हल्का सा टेम्परेचर दिया, थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ी और उससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। फिर आपने उसको गर्म किया, गर्म करने पे क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग थोड़ी सी और बढ़ी तो वो गैसेस फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में आ गई। आर यू गेटिंग? तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला ही पैराग्राफ है, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाइल आउटसाइड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये 3 फेज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से होती हैं, जो किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही होती हैं। द मेटेरियल्स हैविंग ए डिफाइंड शेप
एंड वॉल्यूम आर नोन एज सॉलिड्स और रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज की डेफिनेशन अगर आप देते हैं तो उसमें डिफाइंड शेप आप लोग कह सकते हैं। कोई कहता है फिक्स शेप, बड़ा मजेदार सा एस्पेक्ट होता है। आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं फिक्स शेप में और डिफाइंड शेप में क्या अंतर है? बेसिकली फिक्स जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं पोजीशन को लेके है। आपने इस बॉडी को लिया है और यहां पे इसको एरलाइट या एमसील की हेल्प से फिक्स कर दिया, तो इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। ठीक है, मैं इसको डिफाइन नहीं कह सकता, लेकिन इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, तो ये डिफाइंड शेप है। कोई जरूरी नहीं है कोई सिलेंड्रिकली हो, स्फेरिकल हो सकती है, इरेगुलर शेप हो सकती है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है कंपैरेटिवली काफी कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आसानी से एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वो डिफॉर्म नहीं होती, तो ऐसी शेप को मैं डिफाइंड शेप कहता हूं और ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहता हूं। आई थिंक ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। बेसिकली हम लोग ऐसा देखते हैं, या तो रबर यानी इरेजर की बात करें, या तो हेयर बैंड की बात हम लोग करें, या स्केल जो हमारे पास होता है, तो हम कई सारी बॉडीज को उसमें इलास्टिक बॉडी कहते हैं, कई सारी बॉडीज को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, बिहेवियर में क्या सीखा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी कुछ सीखा उससे थोड़ा सा फर्क आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाहर से फोर्स लगाते हैं, एडिशनल फोर्स लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। नो डाउट जब आप बॉडी के ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे क्या होगा? वो डिफॉर्म हो जाएगी। ये इसकी अपनी शेप थी, मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या हुआ? इसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल शेप को रिगेन करती है या नहीं करती, इस बात के ऊपर मैं इस बॉडी को इलास्टिक या प्लास्टिक कहता हूं। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज जो अपनी शेप को आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स तुरंत रिगेन कर लेती हैं, विदाउट एनी टाइम लैग रिगेन कर लेती हैं, वो इलास्टिक बॉडीज कहलाती हैं। और ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू it regain their original configuration, original shape after removal of deforming force। ये डिफाइन है इसकी, एज सच मैंने बुक में दे रखी है, आप चाहेंगे तो वहां से कॉपी कर लेंगे, चाहेंगे तो अंडरलाइन कर लेंगे, ये आपके अपने पढ़ने का तरीका है। बेहतर होगा कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उसमें बुक बंद करके इन चीजों को लिखें, जिससे एक बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आर यू गेटिंग? तो इलास्टिसिटी की बात समझ में आ गई, इलास्टिक बॉडी समझ में आ गए, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई। अब इसका बिल्कुल कन्वर्स है प्लास्टिक। बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर ये बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर रही तो ये प्लास्टिक बॉडी कहलाएगी। कितनी देर में अपनी पोजीशन को रीगेन करती है, कितनी देर में अपनी शेप को रीगेन करती है, इस बात को लेकर के हम लोग परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज का कॉन्सेप्ट रखते हैं। जहां भी वर्ड आ जाए परफेक्टली, वो इम्पॉसिबल है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या आप लोगों का बिहेवियर हो, परफेक्ट कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट रख के चलते हैं, विदाउट एनी टाइम लैग 100% बॉडी अगर अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, दैट विल बी टर्म्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जैसा बिहेवियर में मिलती नहीं है। ठीक है, अगर अपनी पोजीशन को रिगेन बिल्कुल ही ना करे, लंबे समय के बाद भी ना करे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एग्जांपल्स बिल्कुल क्लियर है। मान लीजिए आपके पास में कोई क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को आपने फोर्स लगाया, डिफॉर्म किया। पहली बात तो डिफॉर्म होता नहीं, अगर हो भी गया तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही तुरंत से अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है। तो हम लोग उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की कैटेगरी में रख सकते हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोई चीज होती नहीं है।
अब दूसरा एग्जांपल आप लोग क्ले का ले सकते हैं, या मम्मी जो पूड़ियों का आटा लगाती हैं उसको ले सकते हैं। आपने क्ले को डिफॉर्म किया, कोई भी एक शेप दे दी, छोड़ दिया, काफी समय बाद भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती, तो इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करना चाहेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स की। All rigid bodies are elastic to some extent, which means we can change their dimensions slightly by pulling or pushing them. जितनी भी rigid body होती हैं mostly elastic bodies होती हैं एक extent तक, perfectly elastic कोई नहीं। अभी हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल की भी बात कर रहे थे, तो वो भी perfectly elastic नहीं होगा। दूसरा एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, no body is perfectly elastic और perfectly plastic। ना कोई बॉडी 100% इलास्टिक है और ना ही कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक है। डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, एनी एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड टू डिफॉर्म द शेप ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। सिंपल फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी अपनी डायरेक्शन होगी, यूनिट्स, डायमेंशन सब कुछ वही होगा, बस एक नाम भर है डिफॉर्मिंग फोर्स। ए रिजिड बॉडी कैन बी noticeably stretched, compressed, bent or twisted by applying a suitable force so that body can be deformed by a force. This can be easily shown by stretching a rubber body or by loading a spring. Deforming force लगाने से deformation कैसे होता है ये behavior में हम लोग बहुत सारी जगह पे देख सकते हैं, just like elastic का concept दे सकते हैं। ये देखें, मान लीजिए मेरे पास में कोई एक बॉडी है और इसके ऊपर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है, शेप चेंज हो गई। इसी का उल्टा अगर मैं देखता हूं, मान लीजिए मैं ये लेता हूं, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और मैं अपने हाथ से कितना भी फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन ये डिफॉर्म हो ही नहीं रहा। रिजिड बॉडी अगर माइन्यूटली इसमें डिफॉर्मेशन हुआ भी तो मेरा फोर्स हटाते ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। बात समझ में आ गई होगी। इलास्टिक बॉडी, कहीं कोई दिक्कत? तो अब तक आप लोग जिन चीजों को इलास्टिक कहते आए हैं वो एग्जैक्टली इलास्टिक नहीं है, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं प्लास्टिसिटी है, धीमे धीमे करके कहीं ना कहीं उनमें फिडिक यानी थकावट आती है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिक फिडिक क्या होता है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्सेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कब ज्यादा इलास्टिक होगा, कब लेस इलास्टिक होगा, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा जो एस्पेक्ट आता है वो आता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल स्प्रिंग बॉल मॉडल। एक डायग्राम दे रखा है, जनरली आप लोगों से एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा जाता, वो यही वाला डायग्राम है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब आप किसी भी फेस पर एक फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो नो डाउट बाकी के फोर्सेस डिस्टर्ब होते हैं। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो बाकी के फोर्सेस फिर दोबारा से रीस्टोर करते हैं और अपने उसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। डिफॉर्मिंग फोर्स को ओवरकम करने वाले अगर फोर्सेस नहीं है या थोड़ी देर से करते हैं, कई बार क्या होता है कुछ चीजें अपनी शेप तो लेती हैं लेकिन थोड़ा देर से लेती हैं, अगेन दे विल बी टर्म्ड एज प्लास्टिक बॉडीज, नॉट इलास्टिक। Are you ready? Okay. इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस को सबसे पहले मैं एक छोटे से फॉर्मूले से ही समझूंगा। ये जो मेंटल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, कई बार घर में पेरेंट्स कहते हैं बेटा एग्जाम आ गए स्ट्रेस मत लेना, ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है, थोड़ा सा फर्क स्ट्रेस है। That is equals to restoring force over area। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है और मैंने इसको डिफॉर्म करने के लिए ये फोर्स लगाया है, इसको मैं डीएफ कहता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स। इस डिफॉर्मिंग फोर्स को बैलेंस करेगा बॉडी के अंदर से कोई फोर्स, इसको मैं बोलूंगा रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट सरफेस एरिया
अपॉन में मैं एरिया रख रहा हूं, इसका मतलब यूनिट सरफेस एरिया के लिए बात कर रहा हूं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज स्ट्रेस, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। नॉर्मली हम लोग इसको एज स्केलर बिहेव करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन फर्दर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इसको एक टेंसर की तरह से हम लोग यूज करेंगे, कई बार स्केलर कई बार। कुछ याद अगर आ रहा हो तो नॉर्मली फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, तो एग्जैक्टली इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर। बट ध्यान रहे प्रेशर में हम बाहर से जो फोर्स लगाते हैं वो वाला होता है, ठीक है, और इसमें जो अंदर से फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो वाला होता है। इसलिए हम लोग इसको प्रेशर नहीं कह सकते, प्रेशर अलग क्वांटिटी है, स्ट्रेस अलग क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशनली अगर मैं देखता हूं तो सेम होगी, यूनिट वाइज अगर मैं बात करूंगा तो सेम होगी। जहां तक यूनिट्स की बात है तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, या आप लोग इसको पास्कल के नाम से जानते हो, पास्कल साइंटिस्ट हैं, अभी आगे आएंगे। स्ट्रेस का आस्पेक्ट क्लियर हो गया, स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस के बाद हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट लेना चाहेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला एस्पेक्ट हमारा आता है नॉर्मल स्ट्रेस। अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स इसका रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है, ये भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेस कहलाएगा वो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके का हो सकता है, पहला हो सकता है कौन सा, टेंसाइल। मानिए मेरे पास में कोई एक रिजिड सपोर्ट है, इससे मैंने कोई एक वायर लिया, वायर को हैंग कर दिया और मैं इसको खींच रहा हूं, बाहर की तरफ खींच रहा हूं। नो डाउट डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। अगर मैं इस तरह की फोर्स की बात करता हूं तो टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरी चीज ये हो सकती है, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई वायर है या रॉड है, मैं इस रिजिड सपोर्ट से इसको हैंग कर देता हूं और इसको क्या करता हूं, कंप्रेस करता हूं, दबाता हूं, पहले वाला केस। अगर मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेसिव है तो नो डाउट जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, तो इसको मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस के नाम से जानूंगा। जब तक ये टर्मिनोलॉजी बहुत आसान सी बात है, कुछ लोगों को बोरिंग भी हो सकता है लग रही हो, नाम से ही पता लग जाता है, लेकिन फिर भी जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस के बाद में हम लोग बात करते हैं टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग एक नया वर्ड आया है, टेंजेंटियल आप लोग जानते हो, किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए अगर आप टेंजेंटियल फोर्स लगाते हो। टेंजेंटियल फोर्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आप लोगों को मिलता है वो खेल खेल में बुक वाला मिलता है। ये मान लीजिए आपके पास में कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी के ऊपर आपने जो फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो टेंजेंटियल लगाया। देखिए इसकी शेप में चेंज हुआ नहीं हुआ, हो गया। ये देखो ना, पहले तो ये परपेंडिकुलर था, अब अगर मैंने इसके ऊपर टेंजेंटियल फोर्स लगाया तो देखो आगे बढ़ गया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा वही है। अरे तो कोई भी फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर टेंजेंटियल लगाया जाता है और उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होती है, उस स्थिति में हम इस तरह के फोर्स को टेंजेंटियल या शियरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। है तो डिफॉर्मिंग, और इस तरह से जो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आता है, क्या, टेंजेंटियल फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया या टेंजेंटियल फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज टर्म्ड एज टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। ये बात सब लोगों को आ गई? कहीं को दिक्कत? शियर करने का मतलब शेप को चेंज करना, या टेंजेंटियल का मतलब किसी भी सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स लगाना। हैव डाउट? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करना चाहेंगे बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस, मानिए मेरे पास ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं इसको कंप्रेस करने के लिए।
ठीक है, नो डाउट इसके वॉल्यूम में चेंज होने वाला है, मैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से लगा रहा हूं तो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक, इसको रीगेन करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में आउटवर्ड लगेगा। इसके सरफेस एरिया से मैं डिवाइड कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा बल्क स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्यों कहा? आपने एक गुब्बारा ले लिया और उस गुब्बारे को पानी भरे हुए टब में आपने डाल दिया। वैसे तो ये फ्लोट करता रहता है, लेकिन आप इसे जबरदस्ती पुल करके ले गए और यहां छोड़ दिया, क्या होगा? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो जो हम लोग बल्क स्ट्रेस में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से फोर्स की बात कर रहे थे, वही हमारा हाइड्रोलिक यानी किसी लिक्विड के अंदर फोर्स लगता है, स्ट्रेस लगता है। इसलिए हम लोग इसको नया नाम एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस का भी दे देते हैं। कहीं को डाउट? समझ आ गई बात? स्ट्रेस क्या होता है, कैसे निकालते हैं? ध्यान रहे, जब भी स्ट्रेस हम लोगों को निकालना है तो ऑल पैरामीटर्स हम लोगों के एसआई सिस्टम में होने चाहिए। अगेन पास्कल इज अ एसआई सिस्टम, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल हम लोग कहते हैं, और ये हमारा एसआई यूनिट सिस्टम का ही यूनिट है। जनरली जब स्ट्रेस की बात आती है तो पास्कल वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं जनरली, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो गलत नहीं है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आता है वो आता है स्ट्रेन। बेसिकली जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है उसका इफेक्ट है क्या? स्ट्रेन। नॉर्मल सा एस्पेक्ट आपने लिया, मान लीजिए रिजिड सपोर्ट ले ली या वन डायमेंशनल कोई वायर ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो मेजरेबल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है। लेंथ के कंपैरेटिवली अगर इसका डायमीटर बहुत कम है तो मैं इसे वन डायमेंशनल कहता हूं और नाम देता हूं वायर। वायर और सिलेंडर में अंतर यही है, सिलेंडर की लेंथ के रेस्पेक्ट में उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो मेजरेबल होगा। वायर में जो लेंथ होगी उसके कंपैरेटिवली इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो अगर वायर कह रहा है तो समझ जाएंगे वन डायमेंशनल एस्पेक्ट है, और सिलेंडर कह रहा है तो फिर थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट। गॉट इट? आपने क्या किया साहब, इसके ऊपर यहाँ कोई फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स अप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, यहाँ पे आपने कोई वेट अप्लाई कर दिया। वेट अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली इसमें नीचे की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, रीस्टोरिंग फोर्स ये ऊपर की तरफ लगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी इसका छुटका मुटका था उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? टेंसाइल स्ट्रेस मिल गया, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा। क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। सपोज मैं इसको ये ले लेता हूं, जो एक्सटेंशन हुआ उसको मैंने डेल्टा एल कह दिया। लेंथ में एक्सटेंशन होना है, एरिया में जो एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा वो मेरे को कंपेयर वो नहीं करना, कंपोज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने पहले ही इसको वायर दिया हुआ है और वन डायमेंशनल एस्पेक्ट की बात की है, मुझे कंप्यूट नहीं करना। वो नॉर्मल लेंथ इसकी एल थी, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हुआ। सिंपल सा यहां से स्ट्रेन जो है वो मेरे को क्या मिल गया? डेल्टा एल ओवर एल। और इवन जब मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूं, तो इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैंने सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लेकर के स्ट्रेन को क्यों डिफाइन किया? जिससे कि आपको आसानी हो जाए। बाकी स्ट्रेन को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो यहां से कर सकता हूं, क्या? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में अब आपका कुछ भी हो सकता है। लेंथ है तो लेंथ में चेंज होगा, एरिया है तो एरिया में चेंज होगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में चेंज होगा, और अगर शेयरिंग का एस्पेक्ट है तो एंगल में चेंज होगा। ये बात अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, नो डाउट कहीं ना कहीं एंगल में चेंज हो रहा था। ये देखें, अभी इस समय अगर आप देखें तो बॉटम फेस में और परपेंडिकुलर फेस में 90 डिग्री का एंगल है। जब मैंने इस पर शेयरिंग स्ट्रेस लगाया तो देखिए एंगल में चेंज आया। ये जो चेंज इन एंगल है ये मैं यहाँ पे डेल्टा थीटा की जगह पर डाल दूंगा। आर यू गेटिंग नाउ? तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल जाएगा किसका? शेयरिंग स्ट्रेन का। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो सिंपल सा मैं इसको लिखूंगा डेल्टा वी ओवर वी। वॉल्यूम में चेंज होना सब लोग समझ सकते हैं। अभी हाइड्रोलिक स्ट्रेस में एस्पेक्ट लिया था हमने। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पानी भरा हुआ है, गुब्बारे का वॉल्यूम ये है और इसको इसके अंदर डाल दिया तो नो डाउट ये कंप्रेस होता है।
तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हुआ। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कहूंगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स शियरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन भी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये है, आसान फिगर बना रहा हूं, और इसका नया कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो ये जो डेल्टा थीटा है ये कहीं ना कहीं मेरे को शियरिंग स्ट्रेन के लिए मेजर करना है। अगेन क्या होगा, डेल्टा एल ओवर एल आर्क अपॉन रेडियस। नो डाउट चेंज इन एंगल होगा वो काफी छोटा होगा, तो उसमें साइन थीटा टेन थीटा थीटा में एक ही ले लूंगा, और उसका फॉर्मूला होगा मेरा क्या, आर्क अपॉन रेडियस। और इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखता हूं तो आर्क क्या है, डेल्टा एल, और रेडियस क्या है, एल। ठीक है, तो फॉर्मूले वाइज अगर मैं बात करता हूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन दोनों के लिए सेम मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, शेयरिंग स्ट्रेन मुझे तभी मिल सकता है या शियर स्ट्रेन मेरे को तभी मिल सकता है जब मैं उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस लगाऊंगा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मुझे तभी मिलेगा जब मैं उसके ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाऊंगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेरे को तभी मिलेगा जब मैं उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करूंगा या नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करूंगा। नॉर्मल स्ट्रेस में दोनों हो सकते हैं, कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। समझ आ गई बात? फॉस्फोरस तो नहीं हुआ, 4-5 चीजें हुई अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे हुक्स लॉ। इसके बारे में, हुक्स लॉ के बारे में सिंपल सा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे उतना ही स्ट्रेन होगा। ठीक है, इस चीज को हुक ने अपनी लैंग्वेज में कहा तो इसको हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ। क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। अगर मैं यहां से एक वेरिएबल की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक मॉड्यूलस के नाम से जाने जाने वाला वेरिएबल मैं ले सकता हूं, दैट इज ई स्ट्रेन। मैंने इसको वेरिएबल क्यों कहा? डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट होगा। जस्ट लाइक मैंने स्टील ले लिया तो स्टील के लिए हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। मैंने कॉपर ले लिया, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। इसके नाम अलग अलग होंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके नाम अलग अलग होंगे, हम कौन सी स्ट्रेस यूज कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। नॉर्मली जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होता है। जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होता है। जब हम टेंजेंटियल स्ट्रेस लगाते हैं तो शियर स्ट्रेन होता है। हर किसी के लिए अलग अलग नाम होंगे। स्ट्रेन के ऊपर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग और देना चाहेंगे रिगार्डिंग टू इट्स नेचर। क्या था स्ट्रेन? अभी पढ़ा था हमने डेल्टा एल ओवर एल या डेल्टा वी ओवर वी या अगेन डेल्टा एल ओवर एल, ये शेयरिंग के लिए था। डायमेंशन क्या निकल के आएगी? m0 l0 t0। कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि डायमेंशन हर फिजिकल क्वांटिटी की होती है, बेशक वो m0 l0 t0 हो। गॉट इट? जब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? कोई यूनिट नहीं होगी, सिंपली इट इज अ रेशियो। ये बात समझ में आ गई? कहीं को दिक्कत? दैट इज द एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के सिलेबस में क्या आ जाता है? एक एक्सपेरिमेंट आ जाता है। ठीक है, बड़ा आसान सा है। क्या है? आप क्या करते हो साहब, हुक्स लॉ के लिए एक रिजिड सपोर्ट लेते हो, यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग लेते हो
इस हेलिकल स्प्रिंग में यहाँ एक पेन लगाते हो और इसके ऊपर वेट बढ़ाते चले जाते हो। पहले यहाँ सपोज आपने 50 ग्राम वेट रखा, ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सपेंशन हो गया, सपोज यहाँ आ गई। फिर आपने 100 ग्राम रखा, सपोज ये यहाँ आ गई। फिर आपने 150 रखा, यहाँ आ गई। आपने 200 रखा, यहाँ आ गई। ठीक है, तो सिंपल सा जो भी वेट का मतलब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कितना चेंज आया डेल्टा एल, इनके बीच में आप लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। और जब तक ये ग्राफ लीनियर होता है तब तक आप लोग कहते हो हुक्स लॉ इज वैलिड। यही काम आप लोग किसी स्टील वायर के लिए भी कर सकते हो, लेकिन स्टील वायर के लिए एक लंबा वायर लेना होगा और उसमें जो एक्सपेंशन होती है बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो स्प्रिंग से भी कर सकते हो ये काम और वायर से भी कर सकते हो। इसे क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ। ठीक है, यहां ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करा देंगे जैसे ही एक्सपेरिमेंट्स की बात आएगी। गॉट इट? वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ की जाना है आपको, बार बार आप वही देख रहे हैं, तो आप एक काम करें, आप जो है ना सबसे पीछे बैठा करें। कोई बात नहीं, सीट रिजर्व कर देते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको जाना होता है तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, फिर आप आराम से जा जाइए। चलो हाँ भाई, तो हुक्स लॉ वेरिफिकेशन के लिए बात आपको समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा यहाँ स्प्रिंग में देखिए, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसमें कौन कौन सा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है? थोड़ा दिमाग लगा के सोचना होगा। लॉन्गिट्यूडनल, इसके अलावा दूसरा हाँ जी शेयर, दोनों ही काम एक साथ हो रहा है। अगर आप वायर लेते हो, वायर में यही एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वहां सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, उसमें शेयरिंग का एस्पेक्ट नहीं होता, बशर्ते कि आपका जो नीचे मास या वेट आपने लटका रखा है वो घूमे ना, ट्विस्ट ना करे। ठीक है, इसमें ट्विस्ट करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेलिकल स्प्रिंग है तो नो डाउट इसकी शेप भी चेंज होगी, तो इसमें शेयरिंग भी होगा और लॉन्गिट्यूडनल भी होगा। ये बात हम लोगों ने पेज नंबर 35 पे रखी है। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए स्प्रिंग इज लॉन्गिट्यूडनल as well as shear if the spring is stretched by a suspending a load at its free end. ठीक है भाई, the strain persists even when the stress is removed and thus lag behind the stress. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बावजूद उसमें कुछ डिफॉर्मेशन रह जाए तो इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, क्या देते हैं? लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के बाद वाले इफेक्ट्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप जब हुक्स लॉ वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हुक्स लॉ वेरिफिकेशन में स्ट्रेन और स्ट्रेस को लेकर के एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ आप लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इसके ऊपर क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आपने दो एक्सिस ले लिए, स्ट्रेन ये ले लिया, स्ट्रेस ये ले लिया। जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देते हैं या कर्व जब भी आप बनाते हैं तो कौन से एक्सिस पे क्या क्वांटिटी आपने ली है ये आपको उसके ऊपर जरूर मेंशन करना चाहिए। इवन दैट इनकी यूनिट्स भी आप लोगों को मेंशन करनी चाहिए। तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, लेकिन ये आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना है। जब मैं लोडेड स्प्रिंग के लिए बात करता हूं या किसी लोडेड वायर की बात करता हूं, तरीका वही है, लोड बढ़ाते जाएंगे, एक्सटेंशन होता जाएगा।
ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां तक हम कहेंगे हुक्स लॉ इज वैलिड। जहां हुक्स लॉ की वैलिडिटी खत्म होती है उस पॉइंट को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट के नाम से कहलाता है, या सिंपली लिमिट भी कहते हैं आप। इसके बाद इस ग्राफ की शेप डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है, जनरली कर्व होती है। यानी आप कम स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है। थोड़े से एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेस पर कंपैरेटिवली स्ट्रेन बढ़ जाता है। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को आप लोग इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट के नाम से जान सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। जनरली जहां से ज्यादा कर्वेचर आती है इसको आप लोग यील्ड पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके आगे भी अगर आप लोगों ने स्ट्रेस को बढ़ाया तो ये परमानेंट सेट ले जाएगा। परमानेंट सेट का मतलब अब ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा। यहां तक 100% पोजीशन रीगेन करेगा, यहां तक पोजीशन रीगेन करेगा, लेकिन 100% नहीं होगी। यील्ड पॉइंट के बाद जो कर्वेचर लिए हुए ग्राफ है ये मेरा परमानेंट सेट का होगा, और परमानेंट सेट में ये वापस अपनी पोजीशंस को रीगेन नहीं करेगा। परमानेंट सेट को हम लोग प्लास्टिक रेंज के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टिक रेंज। ये ग्राफ फर्दर यहां थोड़ा सा चेंज होगा, और ये जो पॉइंट आएगा इसे बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट पे क्या होगा, ये टूट जाएगा। कोई वायर आपने लगाया हुआ है तो टूट जाएगा, या स्प्रिंग लगाई हुई है तो। समझ आ गई बात? यहां तक हुक्स लॉ वैलिडिटी लिमिट तक। यील्ड पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वापस नहीं होगा, इसके बाद वापस हो जाएगा इससे पहले। ठीक है, आपने और स्ट्रेस अप्लाई किया, प्लास्टिक रेंज आ जाएगी, या परमानेंट सेट। परमानेंट सेट का मतलब वापस नहीं होना है इस पूरी रेंज में। आपने फिर भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच ए बॉडी ब्रेक्स। ये बात समझ आ गई? ब्रेकिंग पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ बोलिए। ब्रेकिंग पॉइंट के बाद कुछ खत्म हो गया। ब्रेकिंग पॉइंट के बाद बचेगा क्या? हम जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसी में अगर कांटेक्ट नहीं रहा, ये टूट गया, तो इसके बाद पूरा बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? ब्रेकिंग पॉइंट के बाद में ग्राफ खत्म, ऑल ऑफ सडन चेंजेस, और वो ऑल ऑफ सडन चेंजेस को यहाँ पे दिखाना पॉसिबल इंस्टेंटेनियस होगा। बॉडी नीचे गिर जाएगी। अब ये कहने के लिए तो वापस भी जाएगा, जो बचा हुआ हिस्सा है ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे उसकी वजह से वो वापस नहीं जा रहा, उसकी वजह से उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए उस सबको इस ग्राफ के ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने जब ग्राफ बनाने की बात की थी तो यहाँ अप्लाइड फोर्स की वजह से स्ट्रेस और इसमें होने वाले एक्सटेंशन, इन दोनों को लेके स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ बनाया था। जब ये टूट गया तो ये लगने वाला फोर्स ही खत्म हो गया, और जब फोर्स खत्म हो गया तो आगे ग्राफ हमारा बनेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले आता है इसमें डक्टाइल एंड ब्रिटाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं, जस्ट लाइक कॉपर, जस्ट लाइक एल्युमिनियम। तार किसके खींचे जा सकते हैं? जिसमें ये वाली प्लास्टिक रेंज ज्यादा हो। बहुत नॉर्मल सी बात, प्लास्टिक रेंज ज्यादा होगी तो ब्रेकिंग पॉइंट से पहले पहले हम इसको तार खींचते रहेंगे, टूटेंगे नहीं है, और वापस रिगेन भी नहीं करेंगे। हमें ऐसा ही चाहिए, किसके लिए? डक्टाइल के लिए। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप उसमें ये बात दे सकते हैं, मटेरियल व्हिच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। Such materials undergo an irreversible increase in length before snapping. Before snapping का मतलब टूटने से पहले पहले था। ठीक है, एग्जाम्पल
सबसे बढ़िया किसका? गोल्ड, ठीक है। सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब के तार हम लोग खींच सकते हैं। इसके बाद ब्रिटाइल। डक्टाइल का बिल्कुल उल्टा। ब्रिटाइल का मतलब टूटने वाले। ये प्लास्टिक रेंज कम से कम, इलास्टिक रेंज खत्म हुई, उस पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया तो टूट गए, ठीक। वो पुराने राजा महाराजाओं की जगह, जैसे महाराणा प्रताप, कि सर झुकाएंगे नहीं, कटवा देंगे, ठीक। तो ये भी ऐसे ही है, ये खींचेंगे नहीं, टूट जाएंगे। यानी ऐसे मटेरियल जिनके लिए प्लास्टिक रेंज कम होती है, ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है, क्या कहलाते हैं? ब्रिटाइल मटेरियल। ये बात समझ आ गई? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपसे वो पूछता है, तो हम लोगों ने इसमें ग्राफ बना के दिखा रखा है, पेज नंबर 356 पे सब लोगों के सामने है। डेफिनेशन की बात है तो आप इसी में अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। डिक्टेशन अगर चाहिए तो मुझे बताइए, मैं डिक्टेट करके लिखवा देता हूँ। अदरवाइज आप इसमें से बिल्कुल ब्रीफिंग है, अपने आप में डिक्टेशन ही है, इससे और कम क्या करोगे? इतना तैयार करोगे तो इसमें से 10-15% भूलोगे, वहां जाके लिख के आओगे तब मार्क्स मिलेंगे। इससे कम और गुंजाइश है नहीं। आर यू गेटिंग? फिर भी अगर डिक्टेशन चाहिए तो आप बता दें, मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप लिख लेंगे। आज की सारी क्लास थ्योरेटिकल थी। इसमें दो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स और बचते हैं, मैलिएबिलिटी या सब्सटेंसेस की टाइप मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब बेसिकली ऐसे मटेरियल जिनकी चादर बनाई जा सकती है, जैसे सिल्वर, चांदी। चांदी की जो फॉइल होती है, जो जनरली कहां लगी होती है? काजू कतली पे, काजू कतली पे लगी होती है ना। तो ऐसे मटेरियल जिनकी चादर बनाई जा सकती है, टर्म्ड एज मैलिएबल। मैलिएबल की अगर हम खासियत करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्रशिंग पॉइंट से पहले प्लास्टिक रेंज ज्यादा होती है। अब देखिए यहां उल्टा हो गया। बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे थे डक्टाइल की और ब्रिटाइल की, तो हम लोग टेंशन दे रहे थे, खींच रहे थे बॉडी को, और मैलिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम? बॉडी को कंप्रेस करते हैं। तो चीज वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम बात करते हैं किसकी? डक्टाइल की, और दूसरी बात हम करते हैं मैलिएबल की, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, यानी प्लास्टिक रेंज ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन डक्टाइल में प्लास्टिक रेंज टेंसाइल केस में, और मैलिएबल में प्लास्टिक रेंज कंप्रेशन। अब नो डाउट जब आपने डायग्राम की बात की है या ग्राफ की बात की है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा बिल्कुल कुछ इसी तरीके से। आपने यहां एक्सपेंशन की बात की थी, पॉजिटिव एक्सिस लिया था। आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे, टेंजेंटियल की, आपने पॉजिटिव एक्सिस लिया था। अब आप कंप्रेस करने की बात कर रहे हो तो स्ट्रेस का उल्टा इस एक्सिस पे आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और यहां जहां एक्सपेंशन हो रहा था, यहां पे क्या होगा? एक तरीके से कंप्रेशन होगा, तो दूसरी ग्राफ पे आएगा। ठीक है, ग्राफ की शेप में कोई खास अंतर नहीं। ठीक, ये बात थी हमारी मैलिएबिलिटी को लेकर के। तो मैलिएबल उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके लिए क्रशिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, यानी ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाने पर भी वो टूटते नहीं है। ठीक है, लास्ट हमारा ऑप्शन आता है इसमें, वो है इलास्टोमर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो हुक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, यानी आप उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे, कोई सा भी स्ट्रेस लगाओ, और डिफॉर्मेशन उनमें कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी, और हर बार अलग अलग होगी। इलास्टोमर्स, substances which does not follow Hooke's law, or you may write stress strain graph is not straight line, it is a curve,
टर्म्ड एज इलास्टोमर्स। बिहेवियर में मोस्टली सब्सटेंस इलास्टोमर होते हैं, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए हम लोग कई बार एलॉय बनाते हैं, जैसे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है जानते हैं? कांसा, है ना, या कुछ और? पीतल को क्या कहते हो? पीतल को क्या कहते हो? ना, कॉपर तो तांबा होता है। पीतल। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हो, ब्रॉन्ज मेडल क्या होता है? ठीक है, तो एक एलॉय है, मैलेबिलिटी ज्यादा होती है, चादर इसकी आप बना सकते हो, और ब्रिटाइल नहीं होता, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। अब जस्ट लाइक आपने चांदी की कोई प्लेट बना ली या चांदी का कोई ग्लास बना लिया, तो इतना सॉफ्ट होगा, मैलेबिलिटी तो होगी लेकिन सॉफ्ट होगा, आप उसको हाथ से ऐसे दबाओगे तो दब जाएगा। जस्ट लाइक एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, चांदी में बिल्कुल ही नहीं होती, ऐसे गोल्ड में भी बिल्कुल नहीं होती। ऑर्नामेंट्स जो बनाए जाते हैं उनमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती है, स्ट्रेंथ एज वेल एज मैलिएबिलिटी, ठीक। तो मैलिएबिलिटी रखने के लिए गोल्ड रखते हैं और उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए उसमें तांबा मिलाते हैं। 22 कैरेट, 24 कैरेट समझते होंगे, 20 कैरेट समझते होंगे। प्योरिटी का एस्पेक्ट है, जितना ज्यादा कॉपर मिलाते जाएंगे उतने ही कैरेट्स कम होते जाएंगे। हार्डनेस को मेजर करने के लिए बेसिकली कैरेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम में कैरेट कहीं भी नहीं आता, इसलिए आप लोगों को बॉदर होने की जरूरत नहीं, ठीक है। बेटा बहुत दिनों में आया, इसमें क्या बात है, नाराज थे? बाकी सब के पेपर चल रहे थे बेटा। चलिए भाई, तो इस तरह से ये जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों का था ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात है, अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत पोर्शन इसके सेकंड पार्ट का भी हम लोगों ने कर ही लिया है, आसानी से हो जाएगा, कहने का मतलब कम टाइम लगेगा आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। बाकी अभी जो आपको घर से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है वो मैं टिक लगवा रहा हूँ, आप लोग देखें। पेज नंबर 353 वर्कआउट प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पढ़ के डर मत जाना, कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स जिसमें बायो के भी हो सकते हैं वो यूज किए हुए हैं कि बच्चा इनको देख के डर जाए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। ए मैन कैरिंग मास 125 किलोग्राम। मास जैसे उसने कहा मेरा दिमाग यहाँ पे ठनक गया और उसने क्या कहा, मास से काम नहीं चलेगा, इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं स्ट्रेस की बात करूंगा तो उसमें मास नहीं आता, फोर्स आता है। समझ आ गई बात? यानी जैसे जैसे हम लोग एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं तुरंत हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होगा, एज वेल एज आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मेक्स ए फ्लाइंग टैकल at v equals to 4 meter per second on a stationary quarterbacks of mass 85 kilogram and his helmet makes solid contact with quarterback's femur। अब कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने कोई खेल खेला होगा, फिजिकल एजुकेशन होगी तो शायद जानता होगा क्वार्टरबैक क्या होता है, हिट क्या होता है, जानते हैं? नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, डिक्शनरी उठाना और प्रॉपर मीनिंग उसका समझना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा जितना अच्छा आप लोग डिक्शनरी से समझेंगे, ठीक। थोड़ा सा वक्त लगेगा, टेबल चेयर पर बैठेंगे तो 2-4-5 मिनट आपको लग जाएंगे, और ऐसे काम तब किया करें जब आप रीडिंग वर्क करते करते थक गए हैं, तो डिक्शनरी देखें और ऐसी चीजों को रिवाइज कर लें। अब मैं तो चूंकि
काफी दिनों से सेम क्वेश्चंस कराता आ रहा हूँ, तो मुझे तो इनका मीनिंग पता है क्या है कैसे है। आप लोगों को अभी वोकेबुलरी अपनी बढ़ानी है, तो वोकेबुलरी बढ़ाने का तरीका है। इतनी तो बात समझ में आ ही रही है कि कहीं ना कहीं हेलमेट से कोई चीज 4 मीटर पर सेकंड से जाके टकराई है। एक बॉडी का मास 125 किलोग्राम है, दूसरी बॉडी जिसने हेलमेट पहना हुआ था वो 85 किलोग्राम की थी। कहीं इसमें हेलमेट की भी बात आ रही है, इसका मतलब फीवर की भी बात आ रही है, तो इसका मतलब हड्डी के टूटने फूटने की कोई बात होगी। समझ रहे हैं ना? फिर भी अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग भी नहीं पता तो आप केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वही गिनी चुनी बातें हैं। क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, फोर्स निकालना है, फोर्स के बाद में स्ट्रेस निकालनी है। अब स्ट्रेस की बात सीख गए हम, ठीक है। हो सकता है कहीं स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, स्ट्रेस के बाद में स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। What is the final speed of two athletes immediately after contact, and also determine the average force exerted on quarterback's femur when last collision occurs at 0.100 second। बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो जो पीछे से पढ़ रखा है वही सब कुछ आया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है, कोलिजन की बात कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है, क्योंकि उसने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में कुछ कहा नहीं है। सेकंड बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो कैसा हो गया साहब? आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। आर यू गेटिंग? टाइम ऑफ इंपैक्ट आपको 0.1 सेकंड दे रखा है। डरना मत, जानबूझ के मैंने मुश्किल वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको हिट किया है। आसान वाला क्वेश्चन देखना है तो इससे जस्ट पहले वाला कर लेना, स्ट्रेस से निभाया, बहुत आसान सा लगेगा। बिल्कुल ऐसे गोलगप्पा जिसमें मीठी चटनी भी मिला रखी है, मिर्ची भी नहीं लगने वाली। जानबूझ के मैंने एक टिपिकल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किया आपसे। If area of cross section of quarterback's femur is 5 × 10⁻⁴ meter square, estimate the shear stress exerted on femur in the collision। छोटा सा फॉर्मूला, क्या स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। आप यहां से करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो सॉल्यूशन देखेंगे, फिर भी नहीं होगा तो हम यहां खड़े हैं। गॉट इट? आसान क्वेश्चन करना है तो एग्जांपल 1 कर लेना। जिन बच्चों को बहुत अच्छे स्कोर चाहिए उनको सारे ये क्वेश्चन करने हैं। देन आफ्टर एग्जांपल नंबर 3 आपको करना ही करना है, ठीक है। पेज नंबर 357 पे क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ के देखेंगे। ये मिनिमम प्रोग्राम बता रहा हूं मैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पेज नंबर 358 पे क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करेंगे। 359 पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के आएंगे, हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 360 जरूर करके आएंगे। एक दिन के लिए मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को टिक कराया है। सबसे पहले मैं आपका रजिस्टर चेक करूंगा कि आपने इसमें कितना काम किया। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की जितनी भी बातें थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अटेंडेंस मैं ले रहा हूँ, अटेंडेंस के टाइम पे ही आप लोग अपने मार्क्स बता देंगे। सिर्फ थ्योरी मार्क्स की बात हम लोग कर रहे हैं और परसेंटेज में बताने हैं, आउट ऑफ 70 नहीं बताने। 70 को कन्वर्ट करना है किसमें? 100 में। निपुण शर्मा गॉट और नॉट? अभी नहीं मिले। आस्था जैन 84 आपके थे? 84% आपके थे बेटा? हाँ ठीक है। अंकुर शर्मा 70.5 या 71.5। अंकुर शर्मा 71.5। अनुराग, अनुष्का तिवारी मार्क्स? अच्छा। अवलीन कौर मार्क्स बेटा नहीं आए अभी? अच्छा कोई बात नहीं। अवनी छात्रे एब्सेंट है। बलजिंदर कौर
बेटा मार्क्स आ गए क्या? बताएं। 85। ये मैं आपके मार्क्स चेक भी करूंगा रिजल्ट कार्ड पे, तो मेहरबानी करके कोई गलत मत बताना। भवेश अग्रवाल, चारू गौड़, मार्क्स। दीपांशी तंवर, दीपांशु, गरिमा गिरी। बेटा बहुत सारी क्लासेस तुम्हारी ऑफ हुई हैं, जल्दी से इनका बैकअप ले लो और काम पूरा करो। जो ग्रेविटेशन वाली यूनिट है अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, 11th एज वेल एज 12th। हार्दिक, यस सर 74%। 74%। भाई ये तो मिसमैच हो रहा है, बच्चे 84% 85% की बात कर रहे हैं और आप यहाँ टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आते हो और एग्जाम में आपके 74 कंपैरेटिवली कम है। ईशा सिंगल, जसकरण, लक्ष्य, मार्क्स आए नहीं आए? मनांशु जैन, बहुत क्लास ऑफ हुई है बेटा, जल्दी से कर लो पूरा। मनप्रीत, मान्या सिंह, मार्क्स। मोनिका कश्यप, नक्षत्र, पर, प्रतीक्षा शर्मा, प्रीत शर्मा, कृतिका जैन, रोहित पांचाल, शिवानी सागर, सृष्टि कौशिक, उत्कर्ष, ऋषिका मल्होत्रा, गगन कौशिक। क्वेश्चन पेपर अभी कई सारे स्टूडेंट्स के नहीं आए हैं। क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट क्लास में विदाउट क्वेश्चन पेपर में एंट्री नहीं दूंगा, इतना ध्यान रखना। कंटेंट हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे, रजिस्टर सबसे पहले चेक करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। बैकअप के लिए बाहर पेपर पे लिख जाएं, कब लेना है आपको, और ऊपर नीचे देख लें उस टाइम पे कोई और बच्चा तो नहीं आ रहा।